recording. Okay, I'm sorry मैंने पिछली वाली कल वाली नहीं की थी, तो मैं आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड करना. So I would be sending this to you after the class, ठीक है? But please do me a favor, please don't forward these lectures to anyone else, ठीक है? Yes, sir. Unlisted videos होंगे YouTube पे. ये सिर्फ वही लोग खोल पाएंगे जिनके पास इसका लिंक होगा, तो सिर्फ इसको तुम ही खोल सकते हो, ठीक है? Yes, sir. ओके नाउ अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे बैग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम बता दोगे कि कितना चार्ज मिला. जस्ट 500 into 1.6 into 10 raised to the power minus. या नाउ ये मेरे को n नहीं पता कितना, लेकिन मेरे को ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 raised to the power 31 kg. और मेरे पास कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मास है 50 किलो. अगर मैं तुम्हें बता दूं कि एक आलू का मास होता है 10 किलो, ठीक है? सो वन पोटैटो, उसका मास है 10 किलो. मैंने तुम्हें एक बैग दे दिया, उसमें 50 किलो पोटैटोस हैं, तो उसमें कितने आलू होंगे? सर प्लीज रिपीट, आपने एक मिनट. ओके, सो द क्वेश्चन इज, लेट अस से one iron ball has a mass equal to 10 kgs. Yes, sir. I give you a bag full of iron balls whose mass is equal to 50 kgs. Now the mass of this bag is 50 kgs. How many iron balls are there in this bag? 5. Right? Now, mass of one electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31. I give you a bag full of electrons whose mass is 50 kg. Can I say the number of electrons in this bag is equal to 50 divided by 9.1 into 10 raised to the power minus 31? Yes, sir. Now, can I say n in this case would be 50 divided by 9.1 into 10 raised to the power minus 31, and the total charge should be equal to 1.6 into 10 raised to power minus 90. Yes. जल्दी से कर दो कैलकुलेशन, 2 मिनट लगेंगे. Done? हो गया? So what is the answer? तुम बताओ, मुझे नहीं पता. Sir, it's not. हाँ, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा. देखो, सबसे पहले तो कल हमने क्या बात की थी? 6 by 25 is equal to 6 by 25 is equal to 0.24. 0.24. क्या तुम्हें वैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे? 50 दिख रहा है ना मेरे को? Yes, sir. क्या मैं 50 को 100 लिख दूं तो थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगी ना, कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगी. Yes, sir. ना, लेकिन ऐसे तो हम लिख नहीं सकते सीधा 100, क्योंकि ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया?
लेकिन 2 से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसकी बजाय 1.6 को तुम लिख दो 0.8। ठीक है ना, हमने आधी चीजें सिंप्लीफाई कर दी। Yes, sir. ठीक है। नाउ व्हेन दिस 31 गोज अप, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, Positive हो जाएगा. तो टोटल कितना बन जाएगा 31 माइनस 19। तो 31 माइनस 19 इज इक्वल 12. टू 30 माइनस 18 Yes, इज sir. इक्वल टू 12। 12. तो क्या मैं ये सारी चीजें काट के 10 रेज टू द पावर 12 लिख दूं? लेकिन यहाँ पे Yes, ये sir. दो ये भी तो पढ़े हैं, तो 10 रेज टू द पावर 14 लिख दूं? Yes, sir. Now this is 0.8, this is 9। 9. तो क्या मैं यहाँ पे 0.8 की जगह 8 लिख दूं? 8, और यहाँ Yes. पे 14 की जगह 13 लिख दूं? Yes, sir. और जो तुम्हारी ऑप्शंस होंगी वो तुम्हें इस फॉर्म में दी गई होंगी। ऑप्शंस आर 10 raised to the power 10, 10 raised to the power 13, 10 raised to the power 16, 10 raised to the power 19। तो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा ये 8 और 9 आपस में इजीली कट जाएंगे, एंड योर आंसर इज 10 raised to the power 13। Yes, sir. ओके, तो मैं तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक्स बता रहा हूँ कि हमें कैलकुलेशंस कैसे करनी है एकदम से तेज, राइट? Yes, sir. नाउ इन सम ऑफ द क्वेश्चंस क्या होगा कि मान लो तुम्हारे पास दे रखे है 6.21 और नीचे तुम्हें दे रखे है 20। तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधा 6.2 को 20 से मैं काट के लिख दूंगा 3। 3. इवन दो द आंसर इज नॉट करेक्ट, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आई नो 6.2 into 3 is 18.6 समथिंग, राइट? अगर मेरे को ऑप्शंस इस फॉर्म में दे रखे हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो आई नो माय आंसर इज क्लोजेस्ट टू 1/3, तो इट्स ओके टू कैंसिल दिस। लेकिन अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइज और एक्यूरेट कैलकुलेशन करने लग गया इन सारी चीजों की, तो मेरे को इसमें 2-3 मिनट स्पेंड करने पड़ जाएंगे। या Yes, sir. यस, सो दिस इज व्हाट वी लर्नड यस्टरडे। और फिर इसके बाद हमने कल देखा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जिस तरह का हमारा ग्रेविटेशन का लॉ होता है। ग्रेविटेशन के लॉ में हमने देखा था कि दो मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं बाय द फोर्स ऑफ gmm/r²। और कूलम्स लॉ में मैंने देखा था कि दो चार्ज पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं बाय द फोर्स ऑफ k q1 q2 by r²। yes, and in this my k is equal to 9 into 10 9. raised to the 10. power 9 newton meter by coulomb square। Coulomb. ठीक है, ओके। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, न्यूटन्स सॉरी कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन उन लिमिटेशंस को पढ़ने से पहले कैन आई आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन? So this question is, a force of 500 Newton, a force of 500 Newton exists between two identical charged particles separated by a distance of 40 centimeter। ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. Find each charge। अगर ये तुमने सही से कर दिया then we'll move forward, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा डाउट हुआ फिर हम ऐसा एक और पूछेंगे। So the force is 500 Newton and the distance is 40 centimeters। So 1 minute. Yeah। मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ लेकिन मेरा मत देखना, ठीक है? You keep on doing जो भी तुम कर रहे हो, okay?
So 8.8 into 10 raised to the power minus 4. 8.8 into 10 raised to the power minus 4. हाँ Yes, sir. ओके ठीक है एक बार मेरे को कैलकुलेशन बताओगे कैसे किया कैलकुलेशन मैं तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाना चाह रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे की So k की वैल्यू है 1. So 40 का स्क्वायर हो गया 1600. जो उस 500 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड अपॉन में लाइक 9.9 into 10 to the power -9 आ जाएगा सिंस वो क्यों हो गया ये भी नहीं आएगा ना सेंटीमीटर में है ये डिस्टेंस यस सर yeah so the centimeter has to be converted to meters तो Yes. 40 centimeter is equal to 40 by 100 meters तो ये 100 ऊपर चला जाएगा ना यस है ना यस तो तुम्हारे आंसर में थोड़ा सा और डिफरेंस आ जाएगा ठीक है लेकिन उसके बाद ये आ गया क्यू स्क्वायर की वैल्यू फिर उसके बाद तुम इसका स्क्वायर रूट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी क्यू की वैल्यू है ना यस सर लेकिन रिद्धिमा सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन में जंप ऑन करने से पहले ना तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा तुम देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर यहाँ पे क्यू स्क्वायर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे को 7 into 2 into 7 into 2 is equal to x square तो what is x 14 14 सीधा सीधा सा दिख रहा है ना तुम्हें एक साथ यहाँ से आ जाएगा एक 2 यहाँ से आ जाएगा तो 14 हो गया लेकिन अगर तुम इस क्वेश्चन पे जंप ऑन कर जाओगे तो तुम क्या बोलोगे अच्छा x square is equal to this ठीक है मैं पहले इसको सिंपलीफाई कर लेती हूँ x square is equal to 7 into 7 49 49 into 4 is equal to 36 यहाँ पे आ गया 16 196 196 और 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 कौन सा तरीका बेटर है ये वाला जो मैंने किया जो तुमने किया पहले वाला जिसमें मैंने सॉल्व तुम्हारा वाला तरीका वाज बेटर राइट तो अगर वो तरीका बेटर था तो वो तरीके को यहाँ क्यों नहीं यूज कर तो दिस इज x स्क्वायर दिस इज q स्क्वायर तो ये जो 40 into 40 है इसको मैं एज इट इज 40 into 40 ऊपर ले जाता हूँ तो 100 into 100 है इसको मैं एज इट इज 100 by 100 नीचे ले जाता हूँ और ये जो 9 है इसको मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 3 into 3 3 into 3 ये जो 10 raised to the power 9 है इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 10 raised to the power 8 into 10 सही है ना यस सर अब इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं देखो नाउ योर q शुड बी इक्वल टू 40 और 40 में से एक 40 उड़ जाएगा यस सर 100 और 100 में से एक 100 उड़ जाएगा यस सर एंड 3 और 3 में से एक 3 चला जाएगा यस ओके एंड देन वी आर लेफ्ट विद 10 raised to the power 8 में से 10 raised to the power 4 रह जाएगा यस तो अब मेरे पास क्या बचा 500 और ये 10 ये 10 और ये 0 उड़ जाएगी यस सर 7 into 7 is 49 49 तो 50 को उड़ा के मैं 7 लिख सकता हूँ यस so my answer comes out to be 280 80 divided by 3 into 10 raised to the power 6 10 raised to the power 6 I'm sorry 3 into 10 raised to the power 6 now Yes. 280 by 3 would give me 93.3 93.3 into 10 raised to the power -6 coulombs which is equal to 93.3 microcoulombs यस सर ठीक है so you have to be a little cautious जब भी हमें कैलकुलेशंस करनी है हमें बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैलकुलेशन करनी है ताकि मेरा टाइम सबसे कम लगे उसमें ठीक है तो एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इसका और वो क्वेश्चन है कि मान लो मैं तुम्हें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दे दूं और लेट्स से आई गिव यू 2 moles of hydrogen molecule मोल सुना है ना केमिस्ट्री में 11th क्लास यस सर मैं तुम्हें 2 moles दे देता हूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के
तो बताओ इस 2 मोल्स में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 2 मोल्स में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 2 मोल्स हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होगा। Okay, so I'll give you 2 moles of H2 molecules. One. Sorry, 1. No. No. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो मैं IIT में पूछता हूँ. I give you 2 moles of hydrogen molecules, not atoms. This is hydrogen molecules. Two moles. So 2. 2 what? चार्ज कितना होगा? 2 कूलम? Yes. ना. ओके, चलो देखते हैं. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा होता है? उसमें एक हाइड्रोजन का एटम ऐसा होता है, फिर एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम ऐसा होता है. H2 का मतलब यही है ना? Yes sir. और H2 का यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा. इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 1 राइट. इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 1. तो जो मतलब H2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, उसके अंदर टोटल प्रोटॉन्स कितने होंगे? 2 प्रोटॉन्स. 2. एक H2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे, मतलब एक H2 मॉलिक्यूल के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 2 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. एक H2 मॉलिक्यूल में इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन हमारे पास कितने H2 मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मोल्स. नॉट 2, 2 मोल्स. यस सर. तो 2 मोल्स का मतलब क्या है? मोल की वैल्यू कितनी होती है? 1 मोल इज इक्वल टू 1. हिस्ट्री में किया था ना मैंने. 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल. तो 1 मोल is equal to 6.023 into 10 raised to the power 20. minus 20. No, not minus, positive 20. ये केमिस्ट्री में कराया होगा ना मेरे को, फिजिकल केमिस्ट्री में. यस सर. ओके, जस्ट एक बार नोट कर लो इसको. 6.023 into 10 raised to the power 23 is equal to 1 mole. तो एक H2 मॉलिक्यूल का चार्ज कितना होगा? 2 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19. तो 2 मोल्स H2 मॉलिक्यूल का चार्ज कितना होगा? 2 into 6.023 into 10 raised to the power 23. So this would be the total charge. ठीक है? Okay, Yes. अब अगर मेरे को कैलकुलेशन करनी है, मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा? So this is 10 raised to the power 23. This is 10 raised to the power 19. तो पहले तो मैं इस 19 को उड़ा देता हूँ. 23 minus 19 should give me 10 raised to the power 4. So this is 10 raised to the power 4. This is 2 times 6, which is equal to 12. So this gives me 12 times 2, which is equal to 24 times 1.6. 1.6 को अगर मैं 1.5 ले लूं, so this would be approximately 24 plus 11, मतलब 36 से थोड़ा सा ज्यादा, 37 या फिर 38 into 10 raised to the power 4 कूलम. ठीक है? क्योंकि जो तुम्हारी ऑप्शंस दी होंगी, तुम्हारी ऑप्शंस इस तरीके से दी होंगी कि 38 into 10 raised to the power 4, 38 into 10 raised to the power 5 into 6 into 7. तो बड़े इजीली तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है. यस सर. ओके, सो नाउ रिद्धिमा, आई वांट टू गिव यू अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को होमवर्क बता दो, तुमने किया था? यस सर, मैंने अभी भी मैं वही कर रही थी थोड़ी देर पहले तक. ओके. सो 7 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी मैं. हाँ, 7th क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था. 7th क्वेश्चन हो गया था? यस सर, वो थोड़ा सा कंपैरिजन किया बस. हाँ. और 8th क्वेश्चन जिसमें तुम्हें रेशियो निकालनी है, तो वो वाला कर रही थी मैं. ओके, तो जब भी तुम 8th क्वेश्चन करोगे तो चेक कर लेना, उसका आंसर आएगा 10 raised to the power negative 42.
Yes, sir. Okay, 8th question का आंसर the ratio is 10 raised to the power -42. Okay, सर क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ जी सर चार्ज ऑन द बॉडी तो फॉल्स हो जाएगा, पर अगर उसका रीजन देना आएंगे तो फिर प्रॉपर्ली कुछ लिखना होगा। उसका रीजन ये होगा कि मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम मेरी दुकान पे 3.5 मार्कर्स लेने आ गए, तो क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? सो द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि तुम नहीं लेने जा सकते 3.5 मार्कर्स। और इसका रीजन क्या है, ये क्यों फॉल्स है? इसलिए फॉल्स है क्योंकि जब भी तुम बाजार से मार्कर लेने जाओगे, सो यू हैव टू गिव अ वैल्यू व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 1 एंड 3.5 is not a multiple of 1. Now charge which is 8 into 10 raised to the power 18 coulomb, इतना चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर सकता। दिस इज फॉल्स बिकॉज 8 into 10 raised to the power 18 को जब मैं 1.6 into 10 raised to the power -19 से डिवाइड करता हूं, जो भी मेरा रिजल्टेंट आता है इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, मेरा रिजल्टेंट जितना भी आएगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, ना वो 1 है, ना वो 2 है, ना वो 3 है, ऐसे करके वो कोई भी नंबर नहीं है। और चार्ज इस तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन में हमने सीखा था कि चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा वो ई के मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये वाला जो अमाउंट है ई के मल्टीपल में नहीं आता। ठीक है, यस सर। Okay, so I want you to note down 2 questions with me. ये तुम्हारे होमवर्क के लिए। So the first question is, मैं करूं dictate? Yes sir. So calculate the force between 2 point charges. Calculate the force between 2 point charges, 10 microcoulomb and -20 microcoulomb, separated by a distance of 25 centimeters. microcoulomb Separated by a distance of 25 centimeters. ठीक है? Yes sir. दूसरा क्वेश्चन है, force on 2 point charges 5 microcoulomb and 12 microcoulomb. Force on 2 point charges 5 microcoulomb and 12 microcoulomb is 100 Newton. So you have to find the distance between them. Yes sir. Okay, तो रिद्धिमा तुम जैसे जैसे इनको लिखते जाओगे ना, so all these 18 questions और जो भी मैं तुम्हें बीच बीच में questions दे रहा हूँ, तो जैसे जैसे तुम इनको solve करके लिखते जाओगे, this is your notes, this is your class notes. ठीक है? तो जब भी तुम्हें revise करना है इस chapter को, you'll come back here और तुम सारे इन questions को पढ़ोगे, ये तुम्हारे पास sheet as it is available होगी। जैसे तुम इन सारे questions को पढ़ोगे, तुम्हें पूरा का पूरा chapter याद आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। ठीक है? तो नेक्स्ट इज, हमने पहले कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा कि कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहले तो कूलम्स लॉ की लिमिटेशन है, जो मैंने अभी अभी तुम्हें दोनों क्वेश्चंस डिक्टेट कराए, इसमें मैंने एक वर्ड बोला पॉइंट चार्जेस, है ना? तो दोनों जगह पे मेरे को ये बोलना पड़ रहा है पॉइंट चार्जेस। तुम कूलम्स लॉ को तभी यूज कर पाओगे जब भी तुम्हारे पास पॉइंट चार्जेस होते हैं। लेकिन मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस पूरे के पूरे डस्टर पे 10 कूलम्ब चार्ज है और पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं अभी इसमें कूलम्स लॉ यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है। उसके लिए हमें अलग से क्या यूज करना पड़ेगा, गॉस, जो कि हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। एंड द सेकंड लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इज कि जब भी दोनों चार्जेस मोशन में हैं, व्हेन बोथ द चार्जेस आर इन मोशन, उस टाइम पे हम कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द चार्जिंग पार्ट। कि अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि चार्ज होता क्या है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
इसको तुम थोड़ा सा लिख लेना अच्छे से, क्योंकि ये तुम्हारे एनसीईआरटी में काफी पूछा जाता है, जो भी तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना शीट का? यस, शीट में ये क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी और मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी से। तो इसमें हम 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा मेथड होगा दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। तुम्हें याद है ये सारी चीजें? कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। यस, वेरी गुड। अगर तुम्हें एकदम से याद है तो बता दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रिक्शन इज, याद है, कंडक्शन और इंडक्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, चलो फ्रिक्शन ही बता दो। फ्रिक्शन से शुरू करते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? सर, द फोर्स, किसी भी बॉडी के कनेक्ट होने में जो हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। हाँ, फ्रिक्शन मतलब कि मान लो जो हमारा 7th क्लास में कॉम्ब वाला एग्जांपल आता है ना, कि मान लो एक ग्लास रॉड है, उसको तुम किसी सिल्क के कपड़े से ऐसे रब करने लग जाओ, तो दोनों में से एक मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप मार के दूसरे मटेरियल पे चला जाएगा, और जिस मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रॉन जंप मार के जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव। ठीक है। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक ग्लास रॉड है, तो ये फिलहाल अभी न्यूट्रल है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। तो एज ऑफ नाउ दिस इज न्यूट्रल, और इसको हमने रब कर दिया एक सिल्क के कपड़े के साथ। ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव भी है, तो मतलब ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। जब हमने इसको रब किया तो मेरे को ये पता करना है कि इसका इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पे जाएगा या फिर इसका इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पे जाएगा। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए we will have to learn something called as, तुमने तो पढ़ रखा होगा, ये dual nature of radiation में आता है, something called as work function। यस सर। वर्क फंक्शन सुना ना तुमने? यस सर। कि किसी भी मटेरियल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने में जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसको निकालने में जितनी एनर्जी हमें उसको देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। मान लो कि ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में मेरे को जो एनर्जी देनी पड़ रही है दैट इज 1 न्यूटन, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालने के लिए मान लो मेरे को इसको देना पड़ रहा है 2 न्यूटन। तो जब हम इनको रब करेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप मार के जाएगा? पहले ग्लास रॉड का। ग्लास रॉड का बड़े इजीली निकल जा रहा है ना। कंपैरिजन अगर हम करें दोनों का, तो हीट तो दोनों में इकट्ठी प्रोड्यूस होगी। मान लो मैं अपने दोनों हाथों को रब कर रहा हूँ, तो दोनों हाथों में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जिस हाथ का इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलना चाहता है वो जल्दी भाग जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकलना चाहता था तो ये भाग जाएगा। तो जैसे ये इधर जाएगा तो जो मेरी सारी सिल्क है दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो ग्लास रॉड है दैट बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है। तो दिस इज हाउ फ्रिक्शन वर्क्स। और इसको तुम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में थोड़ा और अच्छे से पढ़ोगे कि जब किसी मेटल पे, मान लो मेरे पास कोई मेटल सरफेस है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो उसके ऊपर हमने सन को फेंक दिया, हमने सन को फेंक दिया, तो एक फॉर्मूला होता था ना, E is equal to H into V। तो H is the Planck's constant and V is the frequency, याद है ना? तो वो भी सेम चीज करता था, क्योंकि जब एनर्जी आती है वो पैकेट्स में आती है, तो क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम निकाल देते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं समथिंग कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चैप्टर नंबर 7 12th क्लास का। तुमने डू यू रिमेंबर ऑल दिस रिद्धिमा, बाय द वे? यस सर। तुमने कर रखा है ना ये सारा? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सो दिस इज जस्ट लाइक कि कंपैरिजन में जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एंड दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्शन एंड इंडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखना, कंडक्शन में हम दो बॉडीज को आपस में टच करते हैं, इंडक्शन में हम टच नहीं करते। तो कंडक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज होती है, मान लो ये बॉडी ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है। जब ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है तो जब तुम इसके पास कोई न्यूट्रल बॉडी लेके आओगे, ये न्यूट्रल बॉडी है,
दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर तुम ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के पास एक न्यूट्रल बॉडी लेके आओगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप मार के यहाँ पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद अगर तुम इसको अलग भी करवाओगे then this material would be negatively charged. ठीक है? This is how conduction works. लेकिन इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन एक बहुत ही अलग चीज है। इंडक्शन में क्या होता है कि तुम एक न्यूट्रल चार्ज को लेते हो, ये बिल्कुल एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ये ना पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन उसके पास तुम अब इंडक्शन में तुम्हें टच नहीं करना है शुरू में। इंडक्शन में तुम इसके पास एक रॉड लेके आते हो, मान लो ये रॉड है नेगेटिवली चार्ज, या फिर मान लो ये रॉड है पॉजिटिवली चार्ज, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज रॉड तुम इसके पास लेके आओगे, तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड जब तुम इसके पास लेके आओगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्या करेगी? पॉजिटिव को रिपेल कर देगी। तो जो इसके सारे पॉजिटिव चार्जेस थे वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, इससे दूर भाग जाएंगे, और जो सारे नेगेटिव चार्जेस थे इसके अंदर वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव के पास आना चाहते हैं, है ना? तो लेकिन अभी भी इसमें कुछ चार्जिंग नहीं हुआ, अभी भी कोई भी इसमें चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब इसमें चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इंड्यूस्ड बॉडी इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड बॉडी। पोलराइजेशन करने का मतलब क्या है? तुमने किसी चीज को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए और हमने इस न्यूट्रल बॉडी को पोलराइज कर दिया, और पोलराइज करने के बाद हमने इसको अर्थ कर दिया। नाउ अर्थ इज व्हाट, जो तुम्हारा ये जो धरती माता है, दिस इज स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं तुम अर्थ से ले लो जाके, तो जब तुम इसको अर्थिंग करोगे तो अर्थ तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रखे, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देगी यहाँ से। एंड अब इसको इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे प्रोवाइड हो चुके तो इस बॉडी में तुम देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दैट इज व्हाई नाउ दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड। यस सर, यस। सो कंडक्शन और इंडक्शन में तुम एक ही चीज याद रखना, कंडक्शन में you always touch the two bodies together, इंडक्शन में you don't touch the bodies together। बाकी तुम्हें प्रोसेस तो याद ही रहेगा, कंडक्शन वाला तो याद ही रहेगा, तुम्हें जस्ट टच करना है और इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा, जंप कर लेगा, है ना? और इंडक्शन में क्या है, तुम्हें टच नहीं करना, तुम्हें पहले पोलराइज करना है किसी चीज को, फिर उसके बाद तुम्हें उसकी अर्थिंग करनी है। यस सर। ओके, सो नाउ अब मैं तुम्हारे 11th क्लास के थोड़े से स्किल्स चेक करना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास एक चार्ज Q, मेरे पास एक चार्ज है Q, मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ना चाहता हूँ, मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ना चाहता हूँ। मान लो मैंने तोड़ के 20% अलग कर दिया, Q/5 अलग कर दिया और 4Q/5 अलग कर दिया। मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, Q/2 अलग, Q/2 अलग, या फिर मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूँ कि Q/3 अलग और 2Q/3 अलग। बहुत तरीकों से मैं इसको तोड़ सकता हूँ। तो बताओ मैं इसको किस तरीके से तोड़ूं so that the force of attraction or repulsion between these two charges is maximum. This is question number 9. A charge Q is divided into two parts such that then when these two charges are kept at some distance, the force is maximum. Find the charge on each part. Please try this. एक चार्ज है Q, मेरे को उस Q चार्ज को दो पार्ट्स में तोड़ना है और मेरे को इस तरीके से तोड़ना है उसको
ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, मतलब कि जो कूलम्ब्स फोर्स है वो मैक्सिमम आ जाए, तो मैं उसको कितने पार्ट्स में तोड़ूं? कूलम्ब फोर्स मैक्सिमम चाहिए ना, या मतलब कि k q1 q2 by r square मैक्सिमम आ जाए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मैथमेटिक्स में ये याद है कि जब भी मेरे को किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है तो मैं क्या करता हूँ, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर देता हूँ, याद है? यस सर। है ना? yeah. ओके, हो रहा है? यस सर। कैसे कर रहे हो, मेरे को आइडिया दो थोड़ा सा। तो चार्ज को मीन्स अलग करे तो Q1 Q2 पे किया, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फोर्स के फॉर्मूले से, कूलम्ब लॉ के। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड रिद्धि। और डिफरेंशिएट करके उसको मेरे को जीरो पुट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद के सॉल्यूशन को एक बार कीजिए ना, वहाँ पे ओके कंफ्यूजन हो रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल चार्ज क्यू है, मान लो पहला वाला चार्ज तुमने क्या माना, छोटा क्यू मान लो मैं इसको, Q, यस सर। तो दूसरा वाला चार्ज क्या होगा, क्यू माइनस क्यू। यस सर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू विल बी एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करने में इशू हो रहा है ना, कैसे किया तुमने बात? सर वैल्यू रख दी वहाँ पे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें वैल्यूज रखी, मैक्सिमम एंड जीरो। ओके, पहले इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, सो कैन दिस बी के छोटा क्यू बड़ा क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इज दिस ओके? यस सर। नाउ अब मेरे को दोनों को डिफरेंशिएट करना है, मेरे को आई वांट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फोर्स विद रिस्पेक्ट टू क्यू।
So when I differentiate the first term with respect to छोटा q, what do I get here? Okay. Sir, please repeat क्या बोले आपने? तो D अब मेरे को फोर्स को डिफरेंशिएट करना है with respect to the small q, right? Now when I differentiate this particular term with respect to the small q, then what will I get here? सर k q and r square बाहर आ जाएगा, वहाँ पे q बचे. Okay, k q by r square. कौन सा q, छोटा या बड़ा? बड़ा. k Capital q Q by r square negative. All right. k q square by r square. इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2k r square. ओए 2k नहीं. Yes sir. 2k what? 2k के बाद Upon r square. 1 by r square. 2k by r square. कुछ और नहीं आएगा? तो छोटे q से ही करना है ना. हाँ हाँ. इस 7x square इसको डिफरेंशिएट करना x से. सेवन एक्स स्क्वायर को x के साथ डिफरेंशिएट करना क्या आएगा? एक मिनट. 14x. 14x ना. Yes, अब इसको करना. अच्छा इसको रहने दो, पहले इसको कर दो. kx square by r square. इसको करना x से डिफरेंशिएट. kx square by r square. ओके. सब यहाँ पे आएगा 2k q by r square. हाँ ठीक है. अब ये मैंने डिफरेंशिएट कर लिया और अब मेरे को चाहिए मैक्सिमम फोर्स. फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो ये जो भी मेरी डिफरेंशिएशन आई है इसको मैं 0 पुट कर दूं. यस सर. तो जब ये वाला उधर जाएगा, so this would be k capital Q by r square is equal to k q small q by r square. क्या ये सही है? यस. r square उड़ गया, k k उड़ गया, तो q comes out to be capital Q by 2. और सेकंड वाली टर्म कितनी आ जाएगी? q minus q by 2 which is also equal to q by 2. सो वहाँ पे वो q नहीं लगाया था, वहीं गड़बड़ हो रही थी. कौन सा वाला? ये वाला क्यों नहीं लगाया? यस सर. ओके ओके ओके. परफेक्ट. चलो ठीक है जी. बट यू डिड गुड इन दिस, यू नो. मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझाने में बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी, लेकिन तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरी आती थी. सो दिस वाज ओके फॉर यू, राइट? तो इसके साथ ही हमारे हो गए पहले 9 क्वेश्चंस कंप्लीट. और अब तुम मेरे को बता, शीट में बता सकते हो व्हाट इज द 10th कांसेप्ट जो हमें इसके बाद पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गया है. हाँ जी. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. यस. अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई मास है m नॉट, और यहाँ पे कोई बड़ा मास पड़ा है m1, तो क्या ये छोटा मास इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ग्रेविटेशन की वजह से, है ना? यस सर. लेकिन अगर यहाँ पे एक और मास पड़ा होता है m2, तो क्या ये छोटा मास इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होता? यहाँ पे एक और मास पड़ा होता है m3, तो छोटा मास इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होता. यहाँ पे एक और मास पड़ा होता है m4. Like this there are many masses up till m10. तो ये छोटा मास इन सब की तरफ अट्रैक्ट होता with forces F1, F2, F3 and all the way up till Fn. तो जो नेट फोर्स छोटे मास पे लगती, that net force would have been the vector resultant of all these other forces. Okay? Principle of superposition को तुम थोड़ा सा principle of superposition states that
अच्छा नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, अभी तो हमने मासेस की बात की है, ठीक है। तो जो नेट इस पे फोर्स लगेगी, दैट इज द वेक्टर रिजल्ट ऑफ ऑल द अदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। लेकिन अब इस मास की जगह अगर ये एक चार्ज होता, ये भी एक चार्ज होता, ये भी एक चार्ज होता, और ये भी एक चार्ज होता, ये सारे एक चार्ज होते, और ये बीच में एक टेस्ट चार्ज होता क्यू नॉट। तो क्या ये जो टेस्ट चार्ज है वो सारे चार्जेस की तरफ खींचता किसी ना किसी फोर्स से, या Yes, कोई sir. फोर्स इधर F1 लगती, या फिर ये इसको रिपेल भी कर सकता था, F1 इधर भी लग सकता था, है ना। तो जो नेट फोर्स क्यू नॉट पे लगेगी, दैट नेट फोर्स वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on a test charge, ठीक है। Yes, sir. Sir means attraction or repulsion both, ना? यस, अट्रैक्शन और रिपल्शन बोथ। तो बेसिकली तुम ये नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से अगर फोर्स लग रही थी यहाँ पे F1, तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई अगर Q2 आ गया तो ये वाली फोर्स में कुछ दिक्कत हो जाएगी, वो फोर्स अपनी वैसी की वैसी रहेगी एज इट इज, राइट। तो द नेट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस जो लगेगी वो कंसिडर की जाएगी कि कितनी फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज पे, ठीक है। ये तुमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, मासेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, तो जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है किसी भी मास के ऊपर, दैट इज द वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मास। ओके, Yes, sir. ऑलराइट रिद्धिमा। सो अब अगर तुम अपनी शीट को देखोगे, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 to 10, तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया क्लास में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो जो तुम्हारा आज का होमवर्क है, पहले तो मैंने 2 क्वेश्चंस तुम्हें डिक्टेट कराए हैं कूलम्स लॉ के, Yes, ठीक sir. है। और फिर उसके बाद तुम्हें अभी अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। नोट्स कंप्लीट करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक तुम्हें सारे Yes. क्वेश्चंस अभी अभी नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम तुम्हारे आंसर्स चेक करेंगे फ्रॉम 12 to 15, फिर उसके बाद वी वुड बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। अगली क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, अगली क्लास में कुछ हम IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस नीट लेवल के। Yes, sir. ऑल गुड? Yes, sir. Yeah. So this was all in today's class. तो मेरी अभी next class start होने वाली है. So I'll see you on Friday 4 p.m. Right? Yes, sir. All right, Riddhima. Thank you very much for joining today. I'll see you on Friday. मैं तुम्हें अभी वीडियो भेज रहा हूँ इस क्लास की, okay? Thank you, sir. Thank you. Bye bye.